ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे उसका। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम समझेंगे। और ये एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम या जितने भी दूसरे कोर्सेज हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया जाता है सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और मेरे चैनल का यूनिक पार्ट ये है कि मैं आपको अपने चैनल पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आसान से शब्दों में समझाता हूँ ताकि आपको कभी रटने की ज़रूरत ना पड़े, काफ़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ जाओ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से देखते हैं। तो मीनिंग में देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी जो है इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। यहाँ तक समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक चीज़ समझना ताकि आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े रटने की। देखो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक सिस्टम की तरह पढ़ने वाला एक स्टडी है। ये सिस्टमेटिक पढ़ाई है किस चीज़ की? ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन इंसान जो है बिहेव कैसे करता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। आपको पता है बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑफिस ले तो ऑफिस के अंदर बिल्डिंग होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होंगे, स्टाफ होंगे, एक मैनेजर होगा, लीडर होंगे उसके अंदर, इवन वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर आ जाता है। तो ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा है, वहाँ पर जो स्टाफ है, जो वहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉय है, वो कैसे बिहेव कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सेटिंग के अंदर, उसी की सिस्टमेटिक स्टडी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। समझ में आया? अब इसको जो है आगे और देखते हैं। इट एग्जामिन्स, ये क्या एग्जामिन करता है? हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर अफेक्ट बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाइज दिस नॉलेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। बात को समझते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये बताता है, क्या बताता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल, कोई एक इंसान या कोई ग्रुप या फिर जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे जो है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। एंड अप्लाइज मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे जो है इनका रिएक्शन जो है, उनका बिहेवियर है, वो कैसे अफेक्ट होता है, कैसे बिहेव करते हैं, क्या रीजंस है, वही जो है एग्जामिन करता है कोई इंडिविजुअल का या ग्रुप का। एंड अप्लाइज दिस नॉलेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। देखो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ऑफिस के अंदर इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस यानी कि कोई एम्प्लॉय, दो तरह के एम्प्लॉय हैं, दोनों इक्वली जो हैं कैपेबल हैं, बट दोनों अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, दोनों के रिजल्ट अलग होंगे। क्यों? क्योंकि एक इफेक्टिव काम करेगा और दूसरा इतने इफेक्टिव काम नहीं करेगा। तो इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस काम कैसे करवाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस वजह से मैनेजर को जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है। एक मैनेजर अगर समझ जाएगा हाँ मेरा जो एम्प्लॉय है कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे उससे काम निकलवाना है इफेक्टिवली, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसी चीज़ को समझाता है। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी होता है, उसमें बहुत सारे फील्ड आ गए, जैसे साइकोलॉजी आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, एंड देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आ गया, मैनेजमेंट आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। दूसरी चीज़, ये फोकस एरिया क्या है इसका? इंडिविजुअल बिहेवियर, एक सिंगल पर्टिकुलर एम्प्लॉय या आदमी का बिहेवियर इसमें देखना है। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप का भी हो गया। उसके बाद लीडरशिप हो गया, फोकस मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन, कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए भी आता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये सारे इसके एरियाज़ हैं जो फोकस करते हैं। समझते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो और ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये एक स्टडी है लोगों का एट वर्क, जो काम कर रहे हैं पीपल। अगेन मैंने वही चीज़ बताया, कैसे वो सोचते हैं, कैसे क्या फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, और हाउ मैनेजर कैन यूज़ दिस अंडरस्टैंडिंग। मैनेजर कैसे इन सब चीज़ों को समझकर एक अच्छा वर्क प्लेस बनाता है। बात को समझ रहे हो? अब मैं आपको समझाता हूँ। एक ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी है जो कि मैनेजर, हम सब मैनेजर बनेंगे इन फ्यूचर जो पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो मैनेजर जो है स्टडी करता है, समझता है अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को, कैसे वो फील कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, उसके थ्रू जो है वो अपना काम निकलवाता है, उसको समझ के, एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझ के। इसीलिए हम ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोला जाता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट? ज़रूर, अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब इंपॉर्टेंस क्या है? अब इतना कुछ तो आपको खुद से दो चार इंपॉर्टेंस तो आप खुद बता दोगे। इंपॉर्टेंस सबसे पहला यहाँ पे वैसे देख सकते हो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये मैनेजर को हेल्प करता है अच्छे से एम्प्लॉय जो है इफेक्टिवली काम करें। बात वही है, समझते हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये मैनेजर को हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में और एक्सप्लेन एम्प्लॉय एक्शंस, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है ये,
तभी तो मैनेजर डिसाइड कर पाएगा आगे क्या डिसीजन लेना है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को देखते हुए। सेकंड, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगेन वही चीज़ आ गई, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम करेंगे जो वर्कर्स है तो यहाँ पर आपका जो है परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। पीपल जब मैनेजर समझ जाएगा अच्छा ये जो ह्यूमन है उसका बिहेवियर जान के। नेक्स्ट यहाँ पर है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। प्रोवाइड इंसाइट इनटू व्हाट ड्राइव्स एम्प्लॉयज़ एंड हाउ लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस पॉजिटिवली। देखो जब एक लीडर या मैनेजर समझ जाएगा अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को तो वो उसी के हिसाब से मोटिवेट भी करेगा, गाइड भी करेगा। तो ये मोटिवेशन और लीडरशिप के लिए भी काफ़ी काम आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पर है बेटर कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्वियसली अगर हम नहीं जानते सामने वाले को, किसी अनजान को, कि कैसे हम उससे कम्युनिकेट करें, कैसे वो हमारी बात को समझेगा, बट अगर हम उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो आता है, हम उसको अच्छे से उसके तरीके में कम्युनिकेट कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर देख सकते हो, एनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल एडेप्टेबिलिटी मतलब आपको पता है कोई भी चेंजेस या बदलाव आता है या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको कैसे अडेप्ट करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। हेल्प्स इन मैनेजिंग चेंज। देखो चेंज आया तो उसको कैसे मैनेज करना है। इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। देखो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होता है, एम्प्लॉय जो आपके वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। सिर्फ सैलरी ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वहाँ का कल्चर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं। रिटेंशन यानी जो एम्प्लॉय हैं छोड़ के भाग तो नहीं रहे काम आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी काम आता है। क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बनेगा तो कि जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन में काम आएगा। और यहाँ पर जो है टर्नओवर जो है वो कम करेगा। टर्नओवर होता है कि कितने जो एम्प्लॉय हैं वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं, बेसिकली यही होता है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट होगा उसको मैनेज करेगा। देख सकते हो, प्रोवाइड्स टूल फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट्स। कोई भी अगर लड़ाई हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको जो है मैनेज करेगा। इन शॉर्ट हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो गैप ब्रिज करता है किसके बीच में, टेक्निकल एफिशिएंसी एंड ह्यूमन इफेक्टिवनेस के बीच में। समझ आ गया यहाँ तक, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। बाकी यार देखो मैंने मार्केटिंग के, फाइनेंस के, अकाउंटिंग के, इनकी भी क्लासेस कर रखी हैं और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है सब्जेक्ट वाइज, तो आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लेना। और भी है जितने भी मैनेजमेंट और कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं सारी, एक बार चेक कर लेना आप। उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कैसे टाइम टू टाइम डेवलप हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो समझते हैं। सबसे पहले जो था वो देख सकते हो क्लासिकल अप्रोच है, 1900 से लेकर 1930s के अराउंड का है। इसमें क्या फोकस था, एफिशिएंसी पे, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान था, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान था। थ्योरीज क्या क्या थी उस टाइम पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो इनके द्वारा दी गई थी, टाइम एंड मोशन स्टडीज, एफिशिएंसी। देखो एक एक थ्योरी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि थ्योरीज भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, ये थ्योरी बताओ या इनके द्वारा दी गई थ्योरी बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हेनरी फेवल के द्वारा दी गई, बहुत फेमस है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद है यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हो गया जो यहाँ पर दी गई। देन यहाँ पर ये तो था पहला जो है एरा बोल सकते हो। सेकंड यहाँ पर है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, ये 1930 से 1950s के बीच में रहा। इसमें देख सकते हो ये किसके द्वारा ट्रिगर्ड किया गया, ये नाम देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फाइंडिंग्स, क्या क्या फाइंडिंग्स पाई गई इस ड्यूरेशन में, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन फिजिकल कंडीशन बट ऑल्सो ऑन सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। एम्प्लॉय का, किसी वर्कर का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। वहाँ पे आसपास में सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उस सब पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इस स्टेज में मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस आया, लीडरशिप का, कम्युनिकेशन का एंड ग्रुप बिहेवियर जो है वो पहचाना गया। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज आया वो आया बिहेवियरल साइंस अप्रोच, देख सकते हो 1950 से 1970 के बीच में आया। इसमें क्या था, ये था इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इनटू मैनेजमेंट। हमने बताया था कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, तो इस स्टेज के अंदर ये सारे इंटीग्रेट हुए, सारे जुड़ गए। फोकस क्या था, मोटिवेशन थ्योरीज। यहाँ पर अभी आपको ये सब थ्योरीज समझ में नहीं आएंगी, बट इसके अंदर आगे आप पढ़ोगे, मैं आपको एक एक थ्योरी डिटेल में बताऊँगा आने वाले लेक्चर्स में, देख सकते हो क्या क्या थ्योरीज हैं। इसमें है लीडरशिप स्टाइल,
है ग्रुप डायनामिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। अभी के लिए इतना ये सब आप देख सकते हो, जब थ्योरीज पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सिस्टम अप्रोच आया उसके बाद 1960s से 1980s तक देख सकते हो। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जो है, ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज एन ओपन सिस्टम इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट। इस अप्रोच के अंदर ना, इस ड्यूरेशन में ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया ओपन सिस्टम की तरह देखा गया, जो कि इन्वायरमेंट से जो है इंटरेक्ट करता हो, मतलब बिल्कुल खुला हो, ऐसा बंद सा ना हो। हाईलाइट्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ सब सिस्टम्स पीपल स्ट्रक्चर, एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस थे, देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आया कंटिजेंसी अप्रोच, जो कि 1970 से लेकर 1990 के बीच में रहा। यहाँ पर नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज, इट डिपेंड्स अप्रोच, मैनेजमेंट स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन्वायरमेंट एंड पीपल। मतलब इसमें था कि ये डिपेंड करता है, मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो सिचुएशन के हिसाब पे डिपेंड करता है, कैसी सिचुएशन है, कैसा इन्वायरमेंट है और कैसे लोग हैं, इसके अंदर आया कंटिजेंसी में। देन यहाँ पर आया मॉडर्न, जो अभी 90 से लेके अभी प्रेजेंट चल रहा है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें क्या है, फोकस ग्लोबलाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, डाइवर्सिटी पे, नॉलेज मैनेजमेंट पे, और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। न्यू एरियाज़ आ गई, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, रिमोट वर्क हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। समरी देखें हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा, तो हमने मीनिंग देखा, तो आपको पता है OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनके स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं, समरी में अगर देखें तो। इंपॉर्टेंस क्या था कि इसकी प्रोडक्टिविटी इसके थ्रू जो है बढ़ती है, इंप्रूव होती है, मोटिवेशन मिलता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एडेप्टिबिलिटी, कोई भी बदलाव आया मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन में उसको एडेप्टिबिलिटी में काफ़ी काम आता है। इसका डेवलपमेंट देखें तो पहले फ्रॉम क्लासिकल एफिशिएंसी, पहले एफिशिएंसी पे ध्यान था, देन उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल साइंस पे ध्यान हुआ, उसके बाद सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच डिपेंड करता था, उसके बाद अब मॉडर्न आ गया जिसके अंदर फोकस है ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का एंड कल्चर का। आप अभी ये सब समझ नहीं पाओगे, जो भी डेवलपमेंटल थ्योरीज़ हैं आप इनको समझ नहीं पाओगे अभी, जो तुम स्टार्टिंग में देख रहे हैं, बट थ्योरीज़ आप डिटेल में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर लगेगा। तो एक बार आप वो सब भी जाकर चेक कर लेना। और मेरी यार रिक्वेस्ट है आप सभी की, सब्सक्राइब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो, टू बी ऑनेस्ट। और लाइक ज़रूर करना, कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।